नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? हाँ, कोशिका का रसोई घर। देखिए, कोशिका का शक्ति गृह हमने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, लेकिन कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बता दूं, इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। गुरुजी, ये क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट हिंदी में बताऊं क्या? जिसे हरित लवक कहा जाता है, जो पत्तियों में पाया जाता है ना। बिल्कुल, हमने सुना है ना, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का बनाती है, भोजन का निर्माण करती है। तो हरित लवक जो है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर के सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, और जहां भोजन बनता है उसे क्या कहा जाता है? रसोई घर ही तो कहा जाता है ना। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? हाँ जी, बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? तो वह सभ्यता स्थल कौन सा है? हमें पता है 1999 से 2001 के बीच में ओजियाना सभ्यता, जो भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र था, ये ओजियाना सभ्यता। यहाँ से ग्रामीण संस्कृति के अवशेष मिले। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ जो घर बने हुए थे वो धूप में पकाई हुई मिट्टी से बने हुए, अधिकतर जो घर बने। घर के आगे चबूतरा मिला है, इसके अलावा बारीक लिपाई के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इसे ग्रामीण संस्कृति इसलिए कहा, साथ ही साथ यहाँ से बैल और गाय की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। ओजियाना बैल नाम सुना है ना आपने? वही सफेद कलर से पुता हुआ मिट्टी का बना हुआ बैल मिला है। तो यह है ओजियाना सभ्यता, जिसकी खोज बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी ने की थी। आज का तीसरा क्वेश्चन हाल ही में पूछा है, माउंट आबू में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अर्थात माउंट आबू में पाए जाने वाले वन कैसे हैं? पढ़ा है ना हमने। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण नहीं उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, इनको उपोष्ण पर्वतीय वन के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार वन हमेशा हरे रहते हैं। हमें पता है माउंट आबू में बात करते हैं 800 से 900 मीटर की जो ऊंचाई है, वहां पर बहुत अच्छे से ग्रो किया हुआ है इन वनों ने। कौन कौन से वन है यहाँ पर? जैसे सागवान का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बांस है, ये बहुत आयत में मिलते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, एकीकरण के समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, 4 चरणों के प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं। तो मत्स्य संघ अर्थात पहला चरण 18 मार्च 1948 को 4 रियासतें मिलाई गई थी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतें मिलाई गई थी। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो थे शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण की बात करें तो गोकुल लाल असावा, तीसरे चरण में माणिक लाल वर्मा और चौथे चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री। एक ट्रिक बता दूं क्या? चारों के प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक है, प्रधानमंत्री की शोभा, शोभा आई ना, प्रधानमंत्री की शोभा गोकुल के मणि और हीरा से है। चारों के चारों प्रधानमंत्री आपको याद हो जाएंगे। बस। आज का 5वां और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है, प्रयाग का अभ्युदय, वापस सुन लो, प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता से भारत मित्र, 2 समाचार पत्रों के नाम बोले मैंने, प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता से भारत मित्र समाचार पत्रों ने किस किसान आंदोलन का नियमित रूप से प्रकाशन किया था? कौन सा किसान आंदोलन था? बता दो क्या? देखिए, वह किसान आंदोलन जो 44 साल तक चला था, भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, 1897 से लगा करके और 1941 तक जो आंदोलन चला था वह किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन। 84 प्रकार के लाभ बाग किसानों पे लाभ दिए गए थे। इतने दुखी थे लोग, अपनी जमीन और घर छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। और वही जबकि उसकी शुरुआत होती है गिरधरपुरा गांव से, इसकी शुरुआत होती है साधु सीताराम के द्वारा। तो पहला चरण तो इन्हीं के नेतृत्व में होता है, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक जो 1915 में आ जाते हैं, और तीसरा चरण माणिक लाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आयोजित होता है और भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन साबित होता है। तो वह किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो हमें याद रखना है। धन्यवाद।